वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जो शायद हर इंटरनेट यूजर के मन में कभी ना कभी आता ही है, और डेवलपर्स के लिए तो ये रोज की बात है। सवाल ये है कि एक वेबसाइट को लोड होने में या फिर हमारे क्लिक पर रिएक्ट करने में आखिर कितना टाइम लगना चाहिए। कब स्पीड तेज से ठीक ठाक और फिर बहुत स्लो लगने लगती है। तो इस जरूरी चर्चा के लिए हमारा सोर्स है मोजिला डेवलपर नेटवर्क यानी MDN का एक काफी अच्छा आर्टिकल। उसका टाइटल है रेकमेंडेड वेब परफॉर्मेंस टाइमिंग्स, हाउ लॉन्ग इज टू लॉन्ग। और MDN, जैसा कि आप जानते होंगे, वेब स्टैंडर्ड्स के लिए काफी जानी मानी अथॉरिटी है। तो आज हम इसी सोर्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेब स्पीड के मामले में आइडियल क्या है, प्रैक्टिकल गोल्स क्या होने चाहिए, और ये सब यूजर के एक्सपीरियंस पर कैसे असर डालता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम अक्सर सुनते हैं वो है पेज लोड टाइम। कहते हैं कि साइट 1 सेकंड में लोड हो जानी चाहिए, पर क्या इसका मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट, सारे इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। वो जो 1 सेकंड का रूल है ना, वो एक्चुअली पूरी वेबसाइट के हर एसेट के लोड होने के लिए नहीं है। असल में ये इस बात के लिए है कि यूजर को 1 सेकंड के अंदर अंदर ये इशारा मिल जाए कि हाँ, उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई है और कंटेंट आने वाला है, कुछ हो रहा है स्क्रीन पर। अच्छा, इशारा मतलब? जैसे ब्राउजर के टैब में पेज का टाइटल दिखने लग जाए, या पेज का बैकग्राउंड कलर आ जाए, या फिर बेसिक सा लेआउट बन जाए, बस कुछ विजुअल कंफर्मेशन। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि करीब 1 सेकंड तक का डिले हमारा दिमाग लगभग इंस्टेंट जैसा ही मानता है, पर उससे ज्यादा इंतजार, वो भी बिना किसी फीडबैक के, तो हमें लगता है कि अरे कुछ गड़बड़ है या साइट स्लो है। ब्राउजर भी तो ऐसे ही काम करते हैं। जैसे ही उन्हें HTML मिलता है, वो उसे पास करके रेंडर करना शुरू कर देते हैं। इसे क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ कहते हैं। वो सारी इमेजेस या स्क्रिप्ट्स के डाउनलोड का इंतजार नहीं करते पहला कुछ दिखाने के लिए। तो हाँ, 1 सेकंड का गोल उस इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए, यूजर को तसल्ली देने के लिए। अच्छा, तो ये पहले विजुअल कंफर्मेशन की बात है, पूरी साइट की नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती हैं, है ना? बिल्कुल। अगर मैं ऑफिस के सुपरफास्ट नेटवर्क पर हूँ, एक सिंपल सा टेक्स्ट पेज खोल रही हूँ, तो मैं तो मिली सेकेंड्स में रेस्पॉन्स चाहूंगी। हाँ जरूर। लेकिन वहीं अगर कोई, मान लीजिए, किसी दूर जगह पर है, पुराने फोन पर है, और स्लो 2G नेटवर्क से कोई हैवी मीडिया साइट खोल रहा है, तो उसके लिए शायद 15-20 सेकंड भी ठीक लगेगा, बशर्ते उसे दिखता रहे कि कुछ लोड हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। नेटवर्क स्पीड, डिवाइस की कैपेबिलिटी, पेज कितना कॉम्प्लेक्स है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। लेकिन MDN आर्टिकल एक जनरल गाइडलाइन देता है। वो कहते हैं कि अगर यूजर को मान लीजिए 3 से 4 सेकंड तक कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिलता, स्क्रीन बिल्कुल वैसी की वैसी है, तो फिर सब्र जवाब देने लगता है। हाँ, फिर लोग टैब बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली, या बैक बटन दबा देते हैं। और ऐसे यूजर को वापस लाना फिर बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया ना। इसीलिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करते वक्त MDN कहता है कि रियलिस्टिक लेकिन थोड़े एम्बिशियस गोल्स सेट करने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एवरेज मोबाइल 3G कनेक्शन पर पहले लोड के लिए 5 सेकंड का टारगेट रखा जा सकता है, और एक ठीक ठाक ऑफिस कनेक्शन पर सोर्स में T1 लाइन का जिक्र है, तो उस पर शायद 1.5 सेकंड। ये फर्स्ट लोड के लिए है। और बाद के पेज लोड्स के लिए, जैसे हम उसी साइट पर आगे नेविगेट करते हैं, हाँ, उनके लिए तो एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि तब तक ब्राउजर ने काफी कुछ कैश कर लिया होता है, CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस। सही। और अगर सर्विस वर्कर्स जैसी मॉडर्न टेक्निक्स यूज हो रही हैं, तो वो तो बैकग्राउंड में डेटा फेच करके एक्सपीरियंस को और स्मूथ बना सकती हैं। तो हाँ, सेकंड थर्ड पेज लोड के लिए गोल्स 1 सेकंड या उससे भी कम रखे जा सकते हैं, ताकि साइट एकदम स्नैपी फील हो। ओके, तो लोड टाइम का फंडा क्लियर हुआ। इनिशियल इंडिकेशन जल्दी, पूरा लोड कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर, और बाद के लोड्स सुपर फास्ट। बिल्कुल। लेकिन साइट लोड होने के बाद भी तो परफॉर्मेंस जरूरी है, खासकर जब हम कुछ करते हैं उस पर, क्लिक वगैरह। यहाँ जावास्क्रिप्ट का रोल आता है। सोर्स में आइडलिंग गोल की बात है, और ये भी कि ब्राउजर सिंगल थ्रेडेड होते हैं। इसका क्या मतलब है परफॉर्मेंस के लिए? हाँ, ये सिंगल थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे सोचिए कि एक हाईवे है, पर उसमें लेन सिर्फ एक ही है। ओके। अब उसी एक लेन से यूजर के एक्शंस जा रहे हैं, क्लिक, स्क्रॉल, टाइपिंग। उसी लेन से ब्राउजर को पेज पर पेंटिंग करनी है, और उसी लेन से जावास्क्रिप्ट कोड को भी चलना है। सब कुछ एक ही लाइन में लगा है। हाँ, मतलब सब बारी बारी से होगा। हाँ, बारी बारी से। अब सोचिए, अगर कोई बहुत भारी ट्रक, यानी एक लंबा कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट फंक्शन,
उस लेन पर आ जाए तो वो क्या करेगा? पूरी लेन ब्लॉक कर देगा। एग्जैक्टली जब तक वो ट्रक निकल नहीं जाता, पीछे जो छोटी गाड़ियां हैं, मतलब यूजर के एक्शन, स्क्रीन अपडेट्स, वो सब फंसी रहेंगी, हिल नहीं सकती। इसी वजह से कभी कभी वेब पेज एकदम फ्रीज हो जाता है। आप क्लिक करते रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड बिजी है, वो जावास्क्रिप्ट चला रहा है। तो इस जाम से बचने का क्या तरीका है फिर? तरीका ये है, जैसा MDN आर्टिकल में बताया गया है, कि जावास्क्रिप्ट के काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। छोटे हिस्से? हाँ, कोशिश ये हो कि कोई भी एक हिस्सा 50 मिलीसेकंड से ज्यादा मेन थ्रेड को ब्लॉक ना करे। मतलब स्क्रिप्ट थोड़ा सा काम करे 50 ms तक, फिर कंट्रोल वापस ब्राउजर को दे दे, ताकि ब्राउजर चेक कर सके कि अच्छा यूजर ने कुछ किया तो नहीं, स्क्रीन पर कुछ अपडेट करना है क्या, फिर अगला हिस्सा चले। इसे यील्डिंग कहते हैं, मतलब थ्रेड को बीच बीच में फ्री करना। लेकिन 50 ms ये तो बहुत ही कम टाइम लग रहा है। क्या ये प्रैक्टिकल है हर तरह की स्क्रिप्ट के लिए? सोचिए कोई कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग चल रही है क्लाइंट साइड पर, उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्या इससे डेवलपमेंट ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक वैलिड कंसर्न है। इसमें कोई शक नहीं कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक को इस तरह ब्रेक करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। डेवलपर्स को सोचना पड़ता है कि टास्क कैसे टूटेगा, चंक्स के बीच में स्टेट कैसे मैनेज होगा, ये सब है। लेकिन इसका सीधा फायदा यूजर को मिलता है। एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव रहती है, यूजर को वो फ्रोजन वाला एक्सपीरियंस नहीं होता। और आजकल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एसिंक अवेट जैसे फीचर्स हैं, रिक्वेस्ट आइडल कॉलबैक जैसी एपीआईज हैं, या फिर वेब वर्कर्स हैं जो बिल्कुल अलग थ्रेड पे काम करते हैं। ये सब इसमें मदद करते हैं। तो हाँ, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, थोड़ी डेवलपमेंट कम्प्लेक्सिटी के बदले में बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। अगर 50 ms का स्ट्रिक्ट रूल ना भी फॉलो हो पाए तो भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि थ्रेड को जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ है। यूआई को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए लंबी स्क्रिप्ट्स को मैनेज करना ही पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सिवनेस से ही जुड़ा एक और पहलू है, स्मूथनेस, खासकर एनिमेशंस में। हाँ बिल्कुल। हम वेबसाइट्स पर स्क्रॉल करते हैं, मेनू खुलते बंद होते हैं, तरह तरह के विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। ये सब एकदम मक्खन जैसा स्मूथ फील होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अटक रहा है, जैंकी सा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये स्मूथनेस का सीधा ताल्लुक है फ्रेम रेट से। हमारी आंखों को कोई भी मोशन स्मूथ तभी लगता है जब स्क्रीन पर इमेज लगातार और तेजी से अपडेट हो रही हो। ओके। डिजिटल दुनिया में इसका स्टैंडर्ड बेंचमार्क है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी 60 FPS। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हर सेकेंड 60 बार दोबारा ड्रॉ होना चाहिए। हर सेकंड 60 बार? हाँ, अब अगर एक सेकेंड में 60 फ्रेम्स हैं तो हर एक फ्रेम को बनाने और दिखाने के लिए ब्राउजर के पास कितना टाइम हुआ? हिसाब लगाइए। 1000 मिलीसेकेंड्स को 60 से डिवाइड करें तो ये हुआ करीब 16.67 मिलीसेकंड्स। एग्जैक्टली 16.7 मिलीसेकेंड्स प्रति फ्रेम। ये है फ्रेम बजट। सिर्फ 16.7 मिलीसेकंड्स, ये तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है ना? और इसी 16.7 ms के अंदर ब्राउजर को बहुत सारे काम करने होते हैं। क्या क्या? देखिए, अगर एनिमेशन जावास्क्रिप्ट से चल रहा है तो पहले वो स्क्रिप्ट चलानी है। फिर अगर एलिमेंट्स की पोजीशन या साइज बदली है तो पेज का लेआउट दोबारा कैलकुलेट करना है। इसे रीफ्लो या लेआउट कहते हैं। फिर उन एलिमेंट्स के नए पिक्सल्स को ड्रॉ करना है, ये हुआ रीपेंट या पेंट। और आखिर में इन सब अलग अलग लेयर्स को मिलाकर स्क्रीन पर दिखाना है, इसे कंपोजिटिंग कहते हैं। बाप रे, इतना सब कुछ 16.7 ms में? हाँ, और सोर्स ये भी बताता है कि सिर्फ रेंडरिंग वाले हिस्से यानी पेंटिंग और कंपोजिटिंग में ही अक्सर 6 ms लग जाते हैं। तो बाकी सब कामों के लिए, स्क्रिप्ट चलाने, लेआउट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 10 ms या उससे भी कम बचते हैं। ओह। अब अगर ब्राउजर किसी भी वजह से ये 16.7 ms का बजट चूक गया, मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी चल गई या लेआउट कैलकुलेशंस में टाइम लग गया, तो वो फ्रेम टाइम पर रेडी नहीं हो पाता। ऐसे में ब्राउजर या तो वो फ्रेम छोड़ देता है, स्किप कर देता है, या फिर देर से दिखाता है। दोनों ही सूरतों में यूजर को वो मोशन स्मूथ नहीं लगता, बल्कि अटकता हुआ, जिंकी, स्टटरिंग जैसा फील होता है। तभी वो अटकन महसूस होती है। बिल्कुल। इसीलिए हाई परफॉर्मेंस एनिमेशंस बनाना वेब डेवलपमेंट में काफी चैलेंजिंग हो सकता है। और इसके लिए CSS ट्रांजिशंस, एनिमेशंस या रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम जैसी ऑप्टिमाइज टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, जो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। वाओ, 16.7 ms का बजट और उसमें इतने सारे स्टेप्स, ये वाकई वेब डेवलपमेंट में कितनी बारीकी चाहिए ये दिखाता है। जरा सी भी इनएफिशिएंसी हुई और स्मूथनेस गायब। सही बात है।
ओके, तो ये हुई एनिमेशन की स्मूथनेस। अब आते हैं एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पर, यूज़र के एक्शन का रिस्पॉन्स। जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं या माउस किसी चीज़ पर ले जाते हैं, तो वेबसाइट को कितनी जल्दी रिएक्ट करना चाहिए? यहां भी यूजर की धारणा यानी परसेप्शन सबसे जरूरी है। जब हम कोई एक्शन करते हैं जैसे बटन दबाना, तो हमें फौरन एक फीडबैक चाहिए होता है कि हाँ, हमारा एक्शन रजिस्टर हुआ या नहीं। रिसर्च बताती है कि अगर रिस्पॉन्स 100 मिलीसेकंड्स के अंदर मिल जाए तो हमें वो तुरंत यानी इंस्टेंटेनियस लगता है, और अगर 50 मिलीसेकंड्स के अंदर मिल जाए तो वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, जैसे असल दुनिया में कोई बटन दबाना। 50 मिलीसेकंड? हाँ, तो आइडियल गोल ये है कि यूजर के एक्शन का एक्नॉलेजमेंट यानी कंफर्मेशन कि हाँ, आपका क्लिक या हॉवर रजिस्टर हो गया है, वो 50 से 100 मिलीसेकंड्स के बीच मिल जाना चाहिए। जैसे ही आपने बटन पर क्लिक किया, उसका स्टाइल बदल गया, या हॉवर किया तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, कुछ तो हो। हाँ, ये तो हम सबने महसूस किया है। किसी वेबसाइट पर बटन क्लिक करो और कुछ भी ना हो तो हम सोचते हैं क्लिक हुआ भी है नहीं, दोबारा दबाऊं क्या? वो जो अनिश्चितता होती है वही फ्रस्ट्रेट करती है। बिल्कुल, वो छोटा सा विजुअल फीडबैक जैसे बटन का हल्का सा दब जाना या रंग बदलना, वो तुरंत एक तसल्ली दे देता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बारीकी है। क्या? ये जो 50-100 ms का गोल है, ये एक्नॉलेजमेंट के लिए है। इस बात की गारंटी नहीं है कि उस एक्शन का पूरा नतीजा भी इतनी ही जल्दी कंप्लीट हो जाए। मतलब कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपने एक मेन्यू बटन पर क्लिक किया, क्लिक करते ही बटन का स्टाइल बदल जाना चाहिए 50 ms के अंदर। ये हुआ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। लेकिन जो मेन्यू खुलेगा वो शायद एक छोटे से एनिमेशन के साथ, जैसे स्लाइड होकर नीचे आए, और उसको पूरा खुलने में शायद 100 से 200 ms लगे। ये जो थोड़ी सी देरी है, जो कि जानबूझकर डाली गई ट्रांजिशन है, ये एक्चुअली यूजर को समझने में मदद करती है कि अच्छा, मेरे क्लिक करने से ये मेन्यू खुला है। अगर मेन्यू एकदम से 0 ms में झटके से खुल जाए तो वो थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, वो स्मूथ ट्रांजिशन बेहतर लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन इससे एक और जरूरी सवाल उठता है। अगर किसी एक्शन का नतीजा आने में 100 ms से काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तब क्या करें? जैसे आपने सबमिट बटन दबाया और सर्वर से रिस्पॉन्स आने में 2 सेकंड लगेंगे। हाँ, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये तो अक्सर होता है। ऐसे केसेस में वो फौरन वाला एक्नॉलेजमेंट और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। भले ही नतीजा 2 सेकंड में आएगा, यूजर को 50-100 ms के अंदर पता चल जाना चाहिए कि उनका सबमिशन प्रोसेस हो रहा है। कैसे? जैसे ही क्लिक किया बटन डिसेबल हो जाए और उस पर सबमिटिंग लिखा आ जाए, या एक लोडिंग स्पिनर दिखने लगे। ये विजुअल फीडबैक यूजर को बताता है कि सिस्टम आपके रिक्वेस्ट पर काम कर रहा है, थोड़ा इंतजार करें। इसके बिना यूजर बार बार क्लिक कर सकता है या सोचेगा कुछ हुआ नहीं और पेज छोड़कर जा सकता है। सही बात है। तो फॉरन एक्नॉलेजमेंट, और अगर प्रोसेस लंबा है तो साफ विजुअल इंडिकेटर के काम चल रहा है। ये सब मिलकर रिस्पॉन्सिवनेस का एक्सपीरियंस बनाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब टाइमिंग्स को, लोड, आइडल, एनिमेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, इन सब को एक साथ रखकर देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? मेन मैसेज क्या है? देखिए, अगर हम इसको बड़े पिक्चर से जोड़ें तो ये जो नंबर्स हैं, 1 सेकेंड, 50 ms, 16.7 ms, 100 ms, ये सिर्फ टेक्निकल बेंचमार्क नहीं है। ये असल में यूजर की साइकोलॉजी और उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझने और मैनेज करने के तरीके हैं। वेब परफॉर्मेंस सिर्फ रॉ स्पीड के बारे में नहीं है, ये परसीव्ड परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा है। मतलब यूजर को साइट कितनी तेज महसूस होती है। महसूस होना ज्यादा जरूरी है। हाँ। तो की टेकवेज ये है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी है। यूजर को 1 सेकंड में बता दो कि आप जिंदा हो, इनिशियल इंडिकेशन। हाँ, ब्लॉक मत करो। यूआई थ्रेड को फ्री रखो ताकि यूजर के एक्शन पर रिस्पॉन्स मिल सके। 50 ms स्क्रिप्ट चंक्स। स्मूथ रहो, विजुअल चेंजेस एकदम फ्लूइड होने चाहिए, झटके नहीं लगने चाहिए। 16.7 ms फ्रेम बजट। फौरन बताओ, यूजर के हर एक्शन का तुरंत फीडबैक दो। 50-100 ms एक्नॉलेजमेंट, और अगर इंतजार कराना है तो बताओ क्यों करा रहे हो, लोडिंग इंडिकेटर्स। ये सब चीजें मिलके एक सीमलेस और कम फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस बनाती हैं। सोचिए, एक साइट जो शायद लोड होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन एक बार लोड होने के बाद बहुत रिस्पॉन्सिव और स्मूथ चलती है, वो शायद उस साइट से बेहतर एक्सपीरियंस दे जो लोड तो बहुत जल्दी हो गई लेकिन हर क्लिक पर अटकती है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। परफॉर्मेंस सिर्फ एक चीज नहीं, कई चीजों का मेल है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक आखिरी बात जो सोर्स पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर करती है। बताइए। अब जब हमें ये आइडियल टाइमिंग्स पता चल गई हैं, तो ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि हम जो वेबसाइट्स रोज यूज करते हैं, उनमें से कितनी इन स्टैंडर्ड्स को लगातार पूरा कर पाती हैं। हाँ, ये तो है। शायद बहुत कम। कई पॉपुलर वेबसाइट्स भी इनमें से कुछ ना कुछ मिस करती हैं। तो ये जो गैप है आइडियल स्टैंडर्ड्स और रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के बीच, ये हमें क्या बताता है? क्या ये टेक्निकल दिक्कतें हैं
या बिजनेस की प्राथमिकताएं कुछ और हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यूजर्स ने थोड़ी बहुत स्लोनेस को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। इस गैप के बारे में सोचने से शायद हमें वेब पर स्पीड, स्लोनेस और रिस्पॉन्सिवनेस को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिले। हो सकता है हम डेवलपर्स के चैलेंजेस को थोड़ा बेहतर समझ पाएं, या फिर बतौर यूजर अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रिकैलिब्रेट करें। ये वाकई एक बहुत सोचने वाला पॉइंट है। आइडियल और रियलिटी के बीच का ये जो टेंशन है, ये हर फील्ड में होता है और वेब परफॉर्मेंस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।